नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एसबी एग्ज़ाम क्लासेस में। मैं अनीता कुमारी आज झारखंड टेट 2025 के लिए 1857 की क्रांति बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत से एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जेटेट हो, सहायक आचार्य हो, या फिर पीजीटी हो, टीजीटी हो, या बिहार का एग्ज़ाम हो, या टीआरए 2, टीआरए 1, टीआरए 4, सभी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। आज मैं 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से बताऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आएगा, कभी नहीं आप लोग भूल पाइएगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ 1857 की क्रांति। अठारह की क्रांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति को निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम भी जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। और इसे गदर विद्रोह भी बोला जाता है। अठारह की क्रांति को अनेक नामों से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय कौन क्या थे उसके मुख्य बिंदु देखेंगे। मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु में हम लोग देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है ये 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे ही। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह भी आप लोग को पता ही होगा। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल था। क्या था? रोटी और कमल का फूल था। बहादुर शाह जफर जो थे वे क्रांति के अंतिम मुगल बादशाह थे। और क्या था 1857 की क्रांति में? जब प्रथम शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। प्रथम शहीद क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे थे। आप लोग को पता होगा कि मंगल पांडे क्यों प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे? क्योंकि एक बार की बात है, कलकत्ता में दमदम नामक स्थान से पता चला था कि जो इनफील्ड राइफल जो है उसमें सुअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस बनाया जा रहा है और इसमें मुसलमानों और भारतीयों दोनों के लिए खतरा हो रहा था। क्योंकि इसमें क्या होता था ना कि चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था
और इस क्रांति के प्रस्तावित तिथि रखा गया था 31 मई को, लेकिन ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था। 1857 की क्रांति प्रस्तावित तिथि थी 31 मई को थी, लेकिन 31 मई को ना होकर क्या हुआ, 10 मई को स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, 10 मई को 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अब चलते हैं इनका मेन पॉइंट पे। इनका मेन पॉइंट क्या है, कारण, 1857 की क्रांति का कारण। पहला कारण था राजनीतिक कारण। तो पहले देखती हूं मैं राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण में भी पॉइंट आते हैं। तो राजनीतिक कारण में एक पहला पॉइंट है गोद निषेध प्रणाली। गोद निषेध प्रणाली को हम चुक का सिद्धांत भी कह सकते हैं, व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के भी नाम से जाने जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, गोद निषेध प्रणाली के तहत अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। तो उन राज्य में सबसे पहला राज्य था सतारा। अगर सतारा था तो वो सतारा कब किए थे, कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए थे लॉर्ड डलहौजी? तो 1848 ईस्वी में। सतारा को 1848 ईस्वी में गोद निषेध प्रणाली के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। अब आप लोग को जानना जरूरी है कि गोद निषेध प्रणाली क्या था। तो गोद निषेध प्रणाली वह था, इसके तहत वैसे राज्य जिनके अपने संतान नहीं होते थे उन्हें लॉर्ड डलहौजी गोद नहीं लेने देते थे, और बोलते थे क्या कि नहीं, गोद नहीं लेना है। उस राज्य को हड़प लेते थे, यानी कि अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। तो ये हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाए थे। उसके बाद फिर ये पहला नंबर में सतारा को मिलाए थे, दूसरा में मिलाए थे जैतपुर और संभलपुर को। संभलपुर को। अठारह सौ 49 में। संभलपुर और जैतपुर को कब मिलाए थे? 1849 में। पहला किसे मिलाया गया था? सतारा को। दूसरा नंबर में किसे मिलाए थे अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में? संभलपुर और जैतपुर को। उसके बाद 3 नंबर को मिलाए थे बघाट को 1850 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर को मिलाए थे 1852 में। उसके बाद झांसी को मिलाए थे 1853 में। उसके बाद नागपुर को मिलाए थे 1854 में। उसके बाद करौली को मिलाए थे 1855 में। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इससे पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी सबसे पहला राज्य किसको गोद निषेध प्रणाली के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए थे? तो 17 को मिलाए थे। कब मिलाए थे? तो 1848 ईस्वी में। और संभलपुर और जैतपुर को कब मिलाए थे? 1849 ईस्वी में। बघाट को कब मिलाए थे? 1850 में। उदयपुर को कब मिलाए थे? 1852 में। झांसी को कब मिलाए थे? 1853 में। और नागपुर को कब मिलाए थे? तो 1854 में। उसके बाद फिर करौली को मिलाए थे 1855 में। तो ये लॉर्ड डलहौजी का ये क्या था? राजनीतिक कारण में पहला कारण था गोद निषेध प्रणाली, चूक का सिद्धांत, वे पगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये सारे नामों का इन्हीं का दिया हुआ ये चूक का सिद्धांत को ही कहा जाता है। अब चलते हैं राजनीतिक कारण में एक पॉइंट और है, और उस पॉइंट का नाम है सहायक संधि। क्या है? सहायक संधि। दूसरा पॉइंट है सहायक संधि। ये 1700 सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये लाया गया था। अगर एग्जाम में पूछे कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है। जब लॉर्ड वेलेस्ली है तो कब लाए थे ये संधि को? तो 1798 ईस्वी में लाए थे। इसके तहत क्या था? 1798 में इस सहायक संधि के अंतर्गत क्या था? जब भारतीय राज्यों में और ये मतलब अंग्रेजी जो ब्रिटिश लोग थे, ये दोनों में एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत कहा गया था कि जो अगर इसमें ये दोनों में, मतलब ये भारतीय राज्यों में, ब्रिटिश साम्राज्य में, दोनों में संधि के तहत कहा गया था कि अगर आप लोग के साम्राज्य में यानी भारतीय राज्यों में अगर विदेशी आक्रमण हो या फिर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा या उन्हीं के साम्राज्य से कोई राजा अगर आक्रमण करेगा तो उन्हें हम क्या करेंगे? सैनिक सहायता देंगे। ये भारतीयों को कौन बोले थे? ये अंग्रेज लोग बोले थे। लेकिन फिर उसके लिए क्या कहा गया था? बोला गया था कि इसके लिए एक शर्त है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश सेना को एक बटालियन भारतीय राजाओं को रखना पड़ेगा और उसका जितना भी खर्च होगा सारे खर्च भारतीय राज्यों को देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार सेना की संख्या बढ़ाते गई। अब क्या हुआ कि जो भारतीय राज्य के राजा थे, इसका मतलब जो क्या है, सैनिक सहायता जो सैनिकों लोग का जो खर्च था, उसको जो भार उठाना पड़ता था, उसका भार वो असमर्थ मतलब होने लगे और उनको लगने लगा कि अब हम लोग नहीं सकेंगे। इसी का फायदा उठाकर लॉर्ड वेलेस्ली अपने राज्य में यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सारे राज्य को मिला लेते थे। इस घटना ने भी 1857 की क्रांति की भूमिका अदा करती है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब ये था दूसरा पॉइंट, सहायक संधि। अब तीसरा पॉइंट है नाना साहब का पेंशन बंद कर देना। नाना साहब का पेंशन बंद करना। सबसे पहले जानेंगे कि नाना साहब के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो नाना साहब क्या थे कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, यानी गोद लिए हुए बच्चे थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत नाम था। क्या था? धोंधू पंत नाम था। अगर एग्जाम में पूछे कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो धोंधू पंत था। इन्होंने तात्या टोपे को इन्हें सेनापति बनाए थे। तात्या टोपे को क्या बनाए थे?
सेनापति बनाए थे। आज राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला को बनाए थे। किसे बनाए थे? अजीमुल्ला को बनाए थे। तो नाना साहब के बारे में अगर एग्जाम में पूछे कि नाना साहब किनका पुत्र थे, तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए बच्चे थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत नाम था। और नाना साहब के फ्रांस के शासक से, नाना साहब जो थे फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से 3 पत्र लिखे थे और सहायता भी मांगे थे। नाना साहब को कानपुर में एक बिठूर नामक स्थान से इन्हें पेंशन मिलता था। क्या मिलता था? पेंशन मिलता था। और अपना जीवनयापन इसी पेंशन से गुजारा करते थे। जब इस पेंशन को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया, क्या किए? लॉर्ड डलहौजी ने इस पेंशन को बंद कर दिए, तो नाना साहब कानपुर से आंदोलन कर दिए। जब कानपुर से आंदोलन कर दिए तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ में इनका मुकाबला हुआ, तो बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। अब क्या हुआ यहाँ कहानी? नाना साहब को क्या किया गया? अंग्रेज़ों ने घेर लिए। जब अंग्रेज़ों ने घेर लिए तो इन्हें कहा गया कि अब तुम नेपाल चले जाओ। नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया। तो जब नेपाल भेज दिया गया तो वहाँ से कोई तो नेतृत्व करेंगे। तो वहाँ से एक वेश्या यानी कि पेशे से नर्तकी थी, जिनका नाम था अजीजन बाई। क्या नाम था? अजीजन बाई। और वहाँ से फिर कानपुर से नेतृत्व अजीजन बाई करने लगे और इस विद्रोह में कूद पड़ी। ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं, ये सारे चीज राजनीतिक कारण में है। अब चौथा पॉइंट आता है अवध का विलय। चौथा पॉइंट क्या है? अवध का विलय। अवध का विलय। अब अवध का विलय कैसे हुआ? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी क्या किए? कुशासन का बहाना बनाकर, क्या किए? कुशासन का बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया? 1856 ईस्वी में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी अवध को कुशासन के तहत कब अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे, तो 1856 ईस्वी में। और उसके बाद यहाँ का अवध का जो अंतिम नवाब थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि वाजिद अली शाह की हत्या कर दिया गया। जब हत्या कर दिया गया तो इनकी विधवा यानी कि इनकी पत्नी बेगम हजरत महल अब ये सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड को यानी पति देव को तो मार दिया गया, तो मैं क्या करूं। तो इनका एक पुत्र था और पुत्र मात्र 11 वर्ष का था और 11 वर्ष का नाम था 11 वर्ष का था, तो इनका नाम क्या था? विरजिस कादिर। क्या नाम था? ये इनका पुत्र का नाम था विरजिस कादिर नाम था। और अपने इस 11 वर्षीय पुत्र को क्या किए? विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिए। कौन? इनकी माँ यानी कि बेगम हजरत महल। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने बेगम हजरत महल को इन्हें कह दिए कि आप नेपाल चली जाओ। आप क्या करो? नेपाल चली जाओ। और इन्हें भी नेपाल भेज दिया गया।
तो इस तरह से क्या लखनऊ और अवध से नेतृत्व करने वाले कौन थे? बेगम हजरत महल, और अपने पुत्र को यानी 11 वर्षीय जो पुत्र थे विरजिस कादिर, उसे नवाब बना दिए। तो ये था अवध का विलय था। अब देखते हैं पंजाब का विलय, देखते हैं क्या देखते हैं। 5वां पॉइंट है पंजाब का विलय। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो थे पंजाब का विलय कर दिए। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे 1848 से 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि 1848 से 1849 इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पराजित कर क्या किए? दिलीप सिंह को पराजित कर दिए और पंजाब को अपने साम्राज्य में क्या किए? मिला लिए। यह घटना भी 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण में से घटनाओं में से एक है। ये था सारे का पॉइंट क्या था? राजनीतिक कारण। मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक कारण आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट, आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति की आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था? पहला पॉइंट है आर्थिक कारण में धन का निष्कासन। दूसरा है कृषकों का शोषण। दूसरा क्या है? कृषकों का शोषण। और उसके बाद तीसरा है कुटीर एवं लघु उद्योगों का समापन। लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन या समापन। तो अब देखते हैं धन का निष्कासन। आप लोग को पता ही होगा कि धन का निष्कासन भारत से कौन सा युद्ध के बाद से हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने क्या किए? धीरे धीरे भारत का जितने भी खनिज संपदा थे सारे इंग्लैंड की ओर लेजने लगे। तो इसमें धन का जो निष्कासन है उसमें एक आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1866। अब दादा भाई नौरोजी क्या थे? अब ये दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 1857 की क्रांति यानी कि धन के निष्कासन के बारे में ये क्या बोले थे। तो इनका एक आलेख था। क्या था? आलेख। जिसका नाम था डेप्ट टू इंडिया। डेप्ट टू इंडिया। और इनकी पुस्तक का नाम था
इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक में धन के निष्कासन के बारे में बताए हैं और ये धन का निष्कासन का सिद्धांत के बारे में बताए हैं और इसके बारे में बोले हैं, धन के निष्कासन के बारे में अनिष्टों का अनिष्ट बोले हैं। क्या बोले हैं? अनिष्ट का अनिष्ट बोले हैं। और इनका बुक का नाम अभी मैं बताने जा रही हूँ। इनका बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी बताए थे धन के निष्कासन के बारे में कि ये जो धन का निष्कासन हो रहा है इसका सिद्धांत के बारे में क्या किए हैं, इस पुस्तक में व्याख्या किए हैं। और ये पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1866 से लेकर 67 तक। कब लिखा गया था? 1866 से 67 तक। दादा भाई नौरोजी जो थे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सांसद थे। क्या थे ये? प्रथम भारतीय सांसद थे। ब्रिटिश में चुने जाने वाले ये क्या थे? प्रथम ब्रिटिश सांसद थे। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले क्या थे? प्रथम भारतीय थे। क्या थे? प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ये बताए थे प्रत्येक भारतीयों के लिए वार्षिक आय 20 रुपये होनी चाहिए। और ये क्या बताए थे? प्रत्येक भारतीयों के लिए वार्षिक आय 20 रुपया बताए थे। ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब धन का निष्कासन के बारे में अब लोग हम जान गए, लेकिन एक और अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रमेश चंद्र दत्त। ये भी धन के निष्कासन के बारे में अफसोस प्रकट किए हैं और इनका बुक का नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। क्या है? भारत का आर्थिक इतिहासकार। पहले अर्थशास्त्री का नाम लिखते हैं रमेश चंद्र दत्त। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या थे। ये धन के निष्कासन के बारे में अफसोस प्रकट किए हैं। कहने का मतलब है कि रमेश चंद्र दत्त जो है धन के निष्कासन के बारे में अफसोस प्रकट किए हैं, लेकिन कौन सा बुक में? तो इनका बुक का नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास। क्या है? भारत का आर्थिक इतिहास।
तो इनका बुक के नाम क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त, ये भी एक अर्थशास्त्री हैं और धन के निष्कासन के बारे में अफसोस प्रकट किए हैं। इनका पुस्तक है ये इनका पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास यानी कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये धन के निष्कासन के बारे में दो व्यक्ति थे जो 1857 के क्रांति में ये दो व्यक्ति अफसोस प्रकट किए थे। एक अफसोस प्रकट किए थे और एक इसका सिद्धांत का व्याख्या किए थे। तो ये था 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण था। अब आर्थिक कारण था तो अब हम लोग देखेंगे कृषकों का भी शोषण हुआ था क्या 1857 के क्रांति में? हाँ, हुआ था। तो कृषकों का भी शोषण हुआ था। तो अगला पॉइंट क्या होगा? कृषकों का शोषण। ये आर्थिक कारण में है, सारे चीज आर्थिक कारण में है। अब अगला पॉइंट क्या बनेगा? कृषकों का शोषण। अठारह की क्रांति के समय कृषकों का भी शोषण हुआ था। आप लोग को जरूर पता होगा या पढ़े होंगे, जरूर सुने होंगे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये अस्थाई बंदोबस्त कब लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो 1793 ईस्वी में लाए थे। कब लाए थे? 1793 ईस्वी में लाए थे। इसके तहत क्या करते थे अंग्रेज? इसके तहत अंग्रेज क्या करते थे? वहाँ का जो गांव का जो लोग होते थे उसे एक जमींदार नियुक्त करते थे। क्या करते थे? एक जमींदार नियुक्त करते थे। और उस जमींदार को कहा जाता था कि वहाँ के जो कृषक है उससे लगान वसूल करो। क्या करो? लगान वसूल करो, जिससे उन्हें अंग्रेजों लोग को फायदा हो। लेकिन जमींदार का कुल वसूले गए जो कर होता था, टैक्स होता था, यानी कि जो या लगान होता था, वो क्या करते थे? जो जमींदार को 11% मिलता था अंग्रेजों के द्वारा, और बाकी का जो 89% था वो अंग्रेजों के राजकोष में दिया जाता था। ये अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कृषकों का शोषण किया गया था। क्या किया गया था? कृषकों का शोषण किया गया था। और प्राकृतिक विपदा भी आते थे। कृषकों के जीवन में प्राकृतिक विपदाएं भी आते थे। फिर भी जो अंग्रेज लोग क्या करते थे? जमींदार लोग को बोलते थे कि कृषकों से क्या करो? लगान वसूल करो। इससे क्या हुआ? एक कारण ये भी बना कृषकों का शोषण। और 1857 की क्रांति का ये भी कारण बना कृषकों का शोषण। और इससे क्या हो गए? कृषक लोग का मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा आ गया। और उसके बाद क्या हो गया? उनके मन में आक्रोश की भावना पैदा हो गई, जिससे क्रांति 1857 की क्रांति क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। और कृषकों के मन में तरह तरह के आने लगे। उसके बाद एक पॉइंट और होता है क्या इसी में? आर्थिक कारण में कुटीर एवं लघु उद्योगों का समापन। उद्योगों का पतन या समापन। तो कुटीर एवं लघु उद्योगों का भी क्या होने लगा? पतन होने लगा। अंग्रेजों क्या करते थे?
अब इसका मतलब क्या होता है? कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। जाहिर सी बात है कि आप लोग को जरूर पता होगा, यानी छोटा छोटा उद्योग गांव में देखते होंगे, चटाई बुनना, मोमबत्ती बनाना, माचिस बनाना, ये सारे चीज़ होते थे। तो क्या हुआ, अंग्रेज जो थे भारत के जितने भी खनिज संपदा यानी कि कच्चा माल विदेश ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल ले आते थे और भारत के बाज़ारों में सस्ते दामों में बेचते थे। जब सस्ते दामों में बेचते थे, इससे क्या होता था, भारत के लोगों को बेरोजगारी आ गया और उनका जो छोटा मोटा जो चलता था काम, अपना जो बच्चे को, अपने परिवार को मतलब कि पोस पाल लेते थे, उनके जीवन में क्या होने लगा, बहुत कठिनाई आने लगा। कुटीर और क्या लघु उद्योगों के समापन से क्या होने लगा, बेरोजगारी की स्थिति आ गई, जिससे क्या हुआ, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हो गया और सारा खजाना कहाँ जाने लगा, सारा खजाना जाने लगा इंग्लैंड की ओर। सारे अंग्रेज लोग क्या करने लगे, इंग्लैंड की ओर लेने लगे। तो ये भी कारण था कुटीर एवं लघु उद्योग। और क्या होने लगा, इससे जो हाथ से बनाते थे, दस्तकारी बनाते थे, ये सारे चीज़ क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण होता है। अब चलते एक कारण और क्या है, अगला कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण के अंतर्गत भी पॉइंट आते हैं। इसका पहला पॉइंट है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसका पहला पॉइंट क्या बनता है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अब इसका मतलब क्या होता है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। किन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था 1856 ईस्वी में। इसके तहत क्या किया जाता था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत अगर अंग्रेजी सेना में भर्ती होना रहता था तो एक दस्तावेज पे क्या किया जाता था, हस्ताक्षर किया जाता था और उसमें लिखा हुआ रहता था कि जो व्यक्ति ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहता है उसे विदेश यात्रा या समुद्र यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन उन भारतीयों के लिए ये विदेश यात्रा और समुद्र यात्रा उस समय क्या था, घोर पाप माना जाता था, जिसे अगर कोई भारतीय इस चीज़ों को करते थे या फिर जाते थे सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत विदेश यात्रा या समुद्र यात्रा करते थे तो उन्हें देश से बहिष्कृत किया जाता था, यानी कि अपने भारत से उन्हें निकाल दिया जाता था। तो ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत, ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत ये सारी चीज़ें आते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति, यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति, ये दूसरा पॉइंट बनता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति।
कहने का मतलब है कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण में एक पॉइंट क्या था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके तहत अभी मैं बताई कि जो भी समुद्र यात्रा या विदेश यात्रा करता था उसे ही अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जाता था, नहीं तो नहीं। यह अगर जो कर लेता था उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता था, यानी भारत से क्या किया जाता था, उन्हें निकाल दिया जाता था। और सामाजिक एवं धार्मिक कारण में पहला पॉइंट सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था। दूसरा क्या है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, यानी कि धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया गया था। तो इसके तहत 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या कहा गया था, अंग्रेजों ने ईसाइयों को छूट दे दिया था या अनुमति दे दिया था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो, जिससे जो थे परंपरावादी लोग थे और हिंदू कट्टरवादी लोग थे, इन चीज़ों से उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि ईसाई धर्म प्रचार अगर करेंगे भारत में तो अच्छा नहीं होगा। कट्टर हिंदू लोग इसे अच्छा नहीं समझते थे, इन्हें अच्छा नहीं लगा और भारतीयों को क्या होने लगा, इसके खिलाफ में अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट हो गए। ये भी एक 1857 की क्रांति का क्या है, कारण है। अब यहाँ पे क्या है, भारतीयों को सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगा था अंग्रेजों लोग, यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण में एक कारण और है, क्या है, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप। अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण में सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप। सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में एक पॉइंट क्या आता है, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप। इनमें क्या था कि भारतीयों को सामाजिक और मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। जो कट्टर हिंदूवादी थे उन लोग को ये चीज़ पसंद नहीं था। अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए कहिए या फिर भारतीयों के हित के लिए कहिए, कुछ अच्छे काम भी कर गए और कुछ खराब काम भी कर गए। इससे पता चलता है कि सामाजिक मामलों में जो हस्तक्षेप किए थे, सबसे पहला क्या था, सती प्रथा का ये क्या किए थे, कानूनी जो था उसको क्या किया गया, कानूनी मान्यता को खत्म कर दिए, यानी कि उन्हें जो सती प्रथा था ना उसे क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के तहत, यानी कि सती प्रथा का समापन। सती प्रथा को क्या कर दिए, समापन कर दिए। 1829 के 17वें अधिनियम के तहत 1829 के 17वें अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इन्हें गैर कानूनी मान्यता दे दिया गया। क्या कर दिया गया, गैर कानूनी, कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कौन किए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन किए थे, 17वें अधिनियम के तहत कौन किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछे कि सती प्रथा का जन्मदाता कौन है, तो राजा राम मोहन होंगे। जब मैं राजा राम मोहन राय का चैप्टर यानी ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसे मैं अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो ये क्या है, 1829 के 17वें अधिनियम के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक कार्य और हुआ। 1829 में क्या हुआ कि 17वें अधिनियम के तहत जब ये सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है, 1856 में 15वें अधिनियम के तहत
क्या किया गया? 15वें अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी जो पुनर्विवाह होते थे उन्हें कानूनी मान्यता दे दिए। एक कार्य ये भी किए अंग्रेजों लोग, यानी कि जो क्या होता था 1856 में विधवा लोग होती थी उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी क्या किए? 1856 ईस्वी में 15वें अधिनियम के तहत जो कानूनी मान्यता था पुनर्विवाह का वो दे दिए। वो क्या कर दिए? उनका मान्यता प्रदान कर दिए। और उसके बाद फिर तीसरा क्या था कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे, क्या थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ये क्या किए? जो कन्या हत्या था उस पर रोक लगा दिए। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम क्या किए? कन्या हत्या पर रोक लगा दिए। क्या किए? कन्या हत्या पर रोक लगा दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को भी समाप्त कर दिए। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम क्या किए? ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, ये क्या किए? कन्या हत्या पर रोक लगा दिए। कन्या हत्या पर रोक लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। अठारह के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इससे क्या होता है? उपरोक्त जो ये सारी चीज़ें थी, समाज सुधारक जो थे, इस घटना से परंपरावादी के मन में बहुत ही संशय पैदा हो गया और वे क्या करने लगे? सोचने लगे कि ये भारतीयों के मामले में खुद में क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। अब ये तो था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब सैन्य कारण भी होते हैं। तो सैन्य कारण में क्या क्या है? डाक शुल्क है पहला पॉइंट। उसके बाद है प्रतीक चिन्हों पर रोक है। उसके बाद वेतन, भोजन, पदोन्नति में क्या है? भेदभाव है। तो अब हम देखते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या क्या होता है? डाक शुल्क, पहला पॉइंट इसका क्या होता है? डाक शुल्क। इसमें क्या कहा गया था डाक शुल्क में कि भारत में अगर कहा जाए डाक एवं तार, रेल, ये सभी के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। फर्स्ट टाइम में भारतीय सैनिकों से डाक शुल्क नहीं लिया जाता था, यानी कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी क्या किए? 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में क्या किए लॉर्ड डलहौजी? डाक शुल्क भारतीय सैनिकों पर लगा दिए। इससे क्या किए? भारतीय सैनिकों ने क्या किए? प्रारंभ में डलहौजी को ये क्या करते थे? डाक शुल्क नहीं लेते थे। क्या करते थे? डाक शुल्क नहीं लेते थे। पर बाद में 1854 ईस्वी में 2 पैसे का डाक शुल्क, 2 पैसे का क्या करने लगे? डाक शुल्क भारतीय सैनिकों से लेने लगे। इससे भारतीय सैनिकों में क्या होने लगा? असंतुष्ट हो गए और क्रोधित हो गए। ये भी एक 1857 की क्रांति का एक कारण बनता है। अब चलते हैं प्रतीक चिन्हों पर रोक। आप लोग को पता ही होगा कि प्रतीक चिन्हों पर रोक में क्या हुआ था।
प्रतीक चिन्हों पर रोक। क्या हो गया था? जैसे कि हिंदू भाइयों को तिलक लगाने पर मना कर दिया गया था, मुस्लिम भाइयों को दाढ़ी रखने पर मना कर दिया गया था, और सिख भाइयों को पगड़ी रखने पर मना कर दिया गया था। जिससे क्या हुआ, ये सारे लोग बहुत ही आक्रोश हो गए और इन लोगों में 1857 की क्रांति के लिए पूरा ये लोग तैयार हो गए। और जिससे क्या हुआ, ये भी एक पॉइंट बना और ये प्रतीक चिन्हों पर रोक लगा दिए थे अंग्रेजों लोग। और अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। इससे भी एक कारण ये बना कि प्रतीक चिन्हों पर रोक लगा दिया गया था। और वेतन, भोजन एवं पदोन्नति में भी ये लोग क्या करते थे? भेदभाव करते थे। क्या करते थे? अगला पॉइंट है वेतन एवं भोजन पदोन्नति में भेदभाव। क्या था? भेदभाव करते थे। यानी कि क्या करते? वेतन, भोजन और पदोन्नति में क्या करते थे? भेदभाव करते थे। यानी कि क्या करते थे? भेदभाव करते थे। जैसे अंग्रेजी सेना लोग को ये सारे चीज़ों में छूट थी और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों के मामले में वेतन कम दिया जाता था, भोजन सारे चीज़ों में इन लोगों को कम दिया जाता था, पदोन्नति में भी दुर्व्यवहार किया जाता था और भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता था? उन्हें बहुत ही कष्ट दिया जाता था। इससे क्या हुआ? भारतीय सैनिकों में आक्रोश की भावना पैदा हो गई और आक्रोश की भावना पैदा होगी तो ये भी कारण बनता है 1857 की क्रांति की। अब चलते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आप लोग को सभी को पता होगा कि तत्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी युक्त जो कारतूसों में लगाया जाता था, यानी कि इनफील्ड। दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस जो राइफल था वो अच्छा था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी नहीं मिली हुई थी। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 के क्रांति के समय एक नए राइफल यानी कि इनफील्ड राइफल जो थे उनका प्रयोग करने के लिए भारतीयों को दे दिए। जब भारतीयों को दे दिए तो एक दिन क्या हुआ, ये चीज़ मंगल पांडे को पता चला कलकत्ता के दमदम नामक स्थान से। वहाँ से पता चला कि भारतीयों और मुस्लिमों को भ्रष्ट किया जा रहा है धर्म, यानी कि गाय और सुअर का जो है कारतूस में भरा जा रहा है। तो इससे क्या हुए, बहुत ही क्रोधित हुए मंगल पांडे, जो कि ये 34वें रेजिमेंट के ये सैनिक थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती थे मंगल पांडे, और ये अंतिम शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, प्रथम शहीद होने वाले क्रांति थे मंगल पांडे। तो इससे यह पता चलता है कि मंगल पांडे को पता चला दमदम नामक स्थान से, तो इन्होंने दो अंग्रेजी अधिकारी को, मतलब 2 अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्हें गोली से क्या किए, मार दिए। उनका क्या नाम था, बाग नाम था और एक के हडसन नाम था। तो ये सारी चीज़ों को पता करने के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को गोली से हत्या कर दिया गया। तो ये मंगल पांडे के बारे में था। अब यहाँ पे क्या था, तत्कालिक कारण भी ये चीज़ भी बनता है, सुअर और गाय का चर्बी से कारतूस में भरा जाता था। लॉर्ड कैनिंग क्या किए, 1857 ईस्वी में राइफल भारतीयों के लिए क्या किए, नया राइफल दे दिए और सैनिकों को प्रयोग के लिए उसका क्या नाम था, इनफील्ड राइफल। इस राइफल में क्या होता था कि गाय और सुअर का चर्बी भरी जाती थी और उस कारतूस में सील के ग्रीस में लगाया जाता था। सील के ग्रीस में क्या किया जाता था, लगाया जाता था, और उसके बाद उसको चालू यानी कि उसको चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे क्रोधित हो गए और क्या हुआ, तत्कालिक कारण ये भी बना। अन्य प्रमुख कारण भी ये है, जिससे मंगल पांडे का शहादत। मंगल पांडे जो थे ये प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे
मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सैन्य छावनी के 34वें रेजिमेंट के ये क्या थे? अंग्रेजी सेना में भर्ती थे। और इसमें अन्य कारण में भी आते हैं, जैसे कि अन्य कारण में आते हैं, एक दिन ये बताएं 8 अप्रैल के बाद बताएं कि इन्हें क्या किया गया, मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी की सज़ा दे दिया गया था। अब चलते हैं यहाँ पे चलते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट में मैं बताई थी, बहादुर शाह जफर जो थे वे भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट थे। कौन थे? अंतिम मुग़ल सम्राट थे। ये जफर के नाम से कविता और शायरी लिखते थे। एक दिन क्या हुआ कि इन्हें ये बहादुर शाह जफर जो थे अंग्रेजी में दिल्ली के लाल किले से इन्हें अंग्रेज लोग क्या किए? लाल किले से इन्हें हटा दिए और कहाँ भेज दिए? कुतुब मीनार में रहने के लिए भेज दिए। अब बोले कि जाओ अब कुतुब मीनार में रहो। ये अंतिम मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, इन्हें क्या कर दिया गया? दिल्ली से हटा करके, दिल्ली के लाल किला से हटा करके कहाँ कर दिया गया? कुतुब मीनार भेज दिया गया। इस घटना से मुग़ल बादशाह जो थे वो आक्रोशित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और वे क्या किए? अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने लगे, विद्रोह करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह सैनिकों ने उसके बाद इन्हें बख्त खां को कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर, अगर एग्जाम में पूछे कि बख्त खान कौन थे 1857 के क्रांति के समय, तो कमांडर एंड चीफ बनाया गया था। धन्यवाद। खत्म हो गया, काटना पड़ेगा यहाँ।